हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही मैंने थार डेजर्ट का नाम लिया, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हुआ होगा और उसमें होगा कि एक रेतीला रीजन जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है और कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है। यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और हमारे मन में ये इसलिए आता है क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है कि डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है जो रेतीला होता है, जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते हैं और पानी का कोई भी सोर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ये सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ उस रीजन के अंदर ऐसी काफी ज्यादा चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे उसकी ज्योग्राफी के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसकी जियोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते हैं, वहां पर काफी ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन जो बनी है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, उस रीजन की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के बारे में नहीं जानते हैं, म्यूजिक के बारे में नहीं जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर और फेस्टिवल्स के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो ऐसा रीजन है जहां पर कुछ भी नहीं है सिर्फ रेत के अलावा। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर थार डेजर्ट को सिर्फ एक रेतीला रीजन के बारे में नहीं, लेकिन इन सभी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम समझेंगे कि वहां पर पॉपुलेशन कैसी है, वहां पर ट्रेडिशन कैसा है, म्यूजिक क्या है, डांस कैसे होता है, उस रीजन का हैंडीक्राफ्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है और फेस्टिवल क्या है। तो इस लेक्चर को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन कई सारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो कि एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की डिटेल और इंटरेस्टिंग एनालिसिस किसी भी टॉपिक का चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में एक लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थार डेजर्ट, सबसे पहले हम समझेंगे कि थार डेजर्ट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। सो द थार डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इज अ वास्ट अराइड रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न ईस्टर्न पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर मैप के रिलेटेड कोई चीज पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज ये करनी है कि जब भी मैं किसी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर किसी भी स्टेट का या कंट्री का नाम लेती हूँ, तो आपकी माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप वो इमेजिन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, थार डेजर्ट कहाँ पर है, तब तक आपको लेक्चर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करिए, इमेजिनेशन करिए या फिर दूसरा मैप साथ में लेकर बैठिएगा। हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि थार डेजर्ट कहाँ पर है, लेकिन फिर भी आपको इमेजिन करते रहना है क्योंकि पूरे लेक्चर में काफी ज्यादा लोकेशंस हैं जो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, थार डेजर्ट जो है उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इंडिया के राजस्थान स्टेट के अंदर। इज अ वास्ट अराइड रीजन, यानी ये बहुत ही बड़ा और अराइड रीजन है जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है और वहीं पाकिस्तान के सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। यानी द थार डेजर्ट जो है वो दो कंट्रीज के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड है या फिर लोकेटेड है। इसलिए ये इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न और पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है। आज हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जियोलॉजी, फॉर्मेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, म्यूजिक एंड डांस, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल और भी काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव से थार डेजर्ट को आज हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ज्योग्राफी को, यानी आखिर जो थार डेजर्ट है उसका ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, वो ज्योग्राफी के अंदर कैसा है। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। इमेजिनेशन करते रहना। प्राइमरली लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी इंडिया के अंदर ये राजस्थान जो स्टेट है जो कि कहाँ पर है, वेस्टर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, वहां पर लोकेटेड है। इट्स एक्सटेंडेड इनटू द पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात इन इंडिया, यानी सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं, लेकिन कुछ पार्ट इसका एक्सटेंडेड है पंजाब जो कि नॉर्थ के अंदर है, राजस्थान के नॉर्थ पे, और इसके बाद हरियाणा और इसके बाद गुजरात जो कि राजस्थान के साउथ में और मोस्ट वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है इंडिया का,
जो कि कौन है, गुजरात। तो ये टोटल 4 रीजन के अंदर इंडिया के अंदर एक्सटेंडेड है। एंड इनटू सिंध एंड पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस के अंदर ये एक्सटेंडेड है। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, यानी जो थार डेजर्ट है वो चारों ओर से किस किस चीजों से घिरा हुआ है। अब जब मैं वेस्ट कहूं तो आपको याद आना चाहिए कि वेस्ट कौन सी साइड है, नॉर्थ कौन सी साइड है, ईस्ट कौन सी साइड है और वेस्ट कौन सी साइड है। ये आप सभी आपको इमेजिनेशन कंटिन्यूसली करता रहना है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले वेस्ट के अंदर यानी थार डेजर्ट की वेस्ट के अंदर क्या है, तो इरिगेटेड इंडस रिवर प्लेन। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज हमें अगर मिले तो वो हमारे लिए अमृत समान है, तो थार डेजर्ट के अंदर वाटर का सोर्स इतना ज्यादा नहीं है। इंदिरा गांधी कैनल जो है वो बनाई गई थी, लेकिन फिर भी इंडस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए, ज्योग्राफिकली, यानी वेस्टर्न बाउंड्री जिसे माना जाता है। तो इंडस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये वाटर भी प्रोवाइड करवाती है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब हम इसके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखते हैं, यानी जो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो कि पंजाब प्लेन है, यानी जो हमारा पंजाब है इंडिया का, वो वहां से क्या है, पूरा कवर्ड है, वो एक बाउंड्री बनाता है स्टेट। इसके बाद साउथ ईस्ट की बात करें तो अरावली रीजन, यानी ईस्ट और साउथ दोनों को लेकर चलना। तो अरावली जो है वो सेपरेट करता है किसको, जो ईस्टर्न राजस्थान है और थार डेजर्ट को क्या करता है, एक डिवाइडेड करता है या फिर एक सेपरेट करता है। अरावली रेंज जो है, आपको पता होगी अरावली रेंज कहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बाद साउथ की अगर बात करें तो रन ऑफ कच्छ, आपको पता ही है कि गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ है तो वो भी एक क्या करता है, बाउंड्री का काम करता है। अब हम इसकी साइज की बात करते हैं, यानी टोटल ये थार डेजर्ट कितने किलोमीटर के अंदर बना है या फिर एक्सटेंडेड है। स्पेन्स अप्रोक्सीमेटली 2 लेक है ना, 2 लेक स्क्वायर किलोमीटर, जो अगर स्क्वायर मिल्स के अंदर बात करें तो 77,000 है। यानी ये टोटल जो एरिया है थार डेजर्ट का वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एक्सटेंडेड है, मेकिंग इन द वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड द 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। यानी अगर वर्ल्ड की डेजर्ट्स की अगर रैंक की बात करें तो ये 18th पोजीशन पे आता है ना, वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब होता है जो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, तो हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। अगर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा होगा, जो हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो आपको उसका पता होगा कि सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है और सब टेम्परेट रीजन क्या होता है। तो अगर हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट जो है 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। कौन सा है, हॉट डेजर्ट है ना, हॉट डेजर्ट है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट भी होता है, जैसे लद्दाख जो है उसको हम कोल्ड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं या फिर टेम्परेट डेजर्ट बोलते हैं। अब इसकी लैंडस्केप की बात करते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द अनड्यूलेटिंग सरफेस विथ हाई एंड low sand dunes separated by sandy plains and low barren hills known as bakharas। अब देखिए लैंडस्केप, आपको थार डेजर्ट नाम लेते ही पता चलता है कि वो कैसा रीजन होगा, वहां पर कैसा लैंडस्केप होगा। तो एक तो अनड्यूलेटिंग सरफेसेस, क्योंकि बहुत रेतीला इलाका है, साथ ही में बहुत ही सूखा है, तो जो इवापोरेशन होता है वो कंटिन्यूसली होता है वहां पर। तो रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर पानी का जो ह्यूमिडिटी रहती है ना, वाटर की जो ह्यूमिडिटी रहती है या जो गीलापन रहता है वो मिट्टी के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा तेज धूप पड़ती है इस वजह से। तो जो अनड्यूलेटिंग सरफेस है, यानी कहीं पे हाई सैंड ड्यून्स है, कहीं पे लो सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सैंड ड्यून्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए सैंड ड्यून्स पे तो आप मुझे बता सकते हैं। सेपरेटेड बाय सैंडी प्लेन्स एंड लो बैरन हिल्स, यानी ये जो पूरा सरफेस है वो छोटे छोटे जो सैंडी प्लेन्स होते हैं या फिर जो हिल्स होती है जिसे हम बखारास कहते हैं, तो उनसे क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। द ड्यून्स आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, द ओल्डर ड्यून्स कैन बी सेमी स्टेबल, यानी
कॉन्स्टेंटली ये जो जितने भी ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, क्यों शिफ्ट होते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चलती है और हवा से रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है, यानी शिफ्ट करती रहती है। तो ड्यून्स जो हैं, जो नए हैं अभी बन रहे हैं, तो वो इधर होते हैं, कभी वहीं पे होते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर थार डेजर्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति सो जाए, कोई इंसान सो जाए, तो अगर उठे तो उसके ऊपर रेत ही रेत मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेत जो है वो उठती है उस रीजन के अंदर। और सेमी स्टेबल, यानी जितने भी पुराने ड्यून्स है वो अब सेमी स्टेबल, यानी कुछ वक्त तक तो वो स्टेबल रहते हैं और कुछ वक्त ये अनस्टेबल रहते हैं, यानी एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। जो भी ड्यून्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हवा की वजह से। अब यहाँ की वाटर बॉडीज की बात करते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि वाटर बॉडीज क्या है। सो व्हाइल ड्राई देयर आर सेवरल पलायास, यानी सॉल्टी लेक बेड्स है। क्योंकि वो रीजन क्या है, थोड़ा सा नमक वाला एरिया होगा, क्योंकि मिट्टी है और बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा पलायास यानी जो सॉल्ट लेक के बेड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे लेक्स होती है वहां पर। इतनी बड़ी लेक्स नहीं होती है, छोटी छोटी लेक्स होती है, जिसे वहां की भाषा में पलायास कहा जाता है। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज पलायास, तो आप कह सकते हैं अ सॉल्टी लेक बेड्स विच इज फाउंड इन द थार डेजर्ट और इन द हॉट डेजर्ट, या फिर ड्राई रीजन के अंदर जो पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? पलायास बोलते हैं। थ्रू आउट द एरिया, जो कि पूरे रीजन के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। समटाइम उसे ढांस भी कहा जाता है, वहां की पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ढांस कहा जाता है। कौन किसको? पलायास को। द एंशियंट सरस्वती रिवर इज बिलीव टू हैव फॉलो थ्रू दिस रीजन, यानी ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर है, यानी अगर मैंने जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ा था और 7 इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि जिसे सप्त सिंधु, यानी जब आर्यंस यहाँ पर आए थे, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में जब आर्यंस यहाँ पर आए थे, जो ऋग्वैदिक वाला पीरियड था, अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड, तो सरस्वती रिवर जो थी उस टाइम पे यहाँ पर फ्लो करती थी। तो ये जो इंदस रिवर है और इंदस की जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया से फ्लो होती हैं, कौन सी? झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब, ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर प्लस सरस्वती। तो ये पूरी 7 रिवर्स इंपॉर्टेंट थी, जो कि सप्त सिंधु रीजन इस रीजन को कहा जाता था। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है और जो पाकिस्तान का ईस्टर्न वाला पार्ट है उसे सप्त सिंधु रीजन कहा जाता था। और जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करके यहाँ पर क्या हुए थे? यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए थे या फिर फ्लराइश हुए थे, यहाँ पर सेटलमेंट उनका हुआ था। तो सरस्वती रिवर उस ऋग्वैदिक टाइम में बहुत है और ऋग्वैदिक के अंदर सरस्वती रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलीजियस बताई गई है। तो अब ये रिवर जो है वो अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि उस समय में ये फ्लो करती थी, लेकिन अब हमें ये देखने को नहीं मिलती है या लुप्त तो हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल इज अ सिग्निफिकेंट मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी अभी जो इंदिरा गांधी कैनल जो है, जो सतलज रिवर से क्या करती है, उसका जो हरिक बेजार है, सॉरी बैराज है, उससे कनेक्ट होकर इसको कहां पे मोड़ा गया है? राजस्थान वाले रीजन के अंदर, यानी थार डेजर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कैनल बनाई गई है, जहां से इस रीजन को, यानी पर्टिकुलरली जो थार डेजर्ट है, ड्राई रीजन है, वहां पर उसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कैनल है इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब हम जियोलॉजी की बात करते हैं। द डेजर्ट सैंड्स ओवरलाई एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जेनेसिस ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मोर रिसेंट एल्यूवियम। यानी अगर हम जियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आज जो हम सैंड देखते हैं वो एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, उनके कंटिन्यूस इरोजन की वजह से ये छोटी छोटी जो ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो किसके अंदर चेंज हुई? मेटामॉर्फिक के अंदर। और जो मेटामॉर्फिक है वो रिसेंट एल्यूवियम, यानी बिल्कुल बारीक रेत में क्या हुई है? बिल्कुल ही कन्वर्ट हो गई। क्यों? इरोजन की वजह से। हम जब इरोजन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इरोजन कैसे होता है। कंटिन्यूसली हवा की वजह से, बारिश की वजह से और धूप की वजह से जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, वो मेटामॉर्फिक के अंदर चेंज होती है और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फिर से इम्फोरिक रॉक्स के अंदर चेंज होती रहती है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है, रॉक साइकिल, जिसे हम एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो अभी ये किस स्टेज में है, यानी अगर जियोलॉजी की बात करें तो रिसेंट एल्यूवियल स्टेज के अंदर है। अब हम बात करते हैं थार डेजर्ट की फॉर्मेशन की, यानी आज हम जो थार डेजर्ट देखते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो द फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इवॉल्विंग जियोलॉजिकल हिस्ट्री,
टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्लाइमेटिक शिफ्ट्स, यानी जो फॉर्मेशन या फिर जो थार डेजर्ट आज देख रहे हैं उसका फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर जियोलॉजिकल हिस्ट्रीज हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी हैं और क्लाइमेटिक शिफ्टिंग। देखो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब है कि समय जो है विद इन द टाइम वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री कि पहले वो रीजन कैसा था और धीरे धीरे टाइम के साथ वो चेंज होता गया। इसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी प्लेट का मूवमेंट, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कंटिन्यूसली वहां पर काफी ज्यादा एक्टिविटीज हुई है तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद क्लाइमेटिक शिफ्ट, क्लाइमेटिक शिफ्ट जैसे कि ऐसा माना जाता है कि पहले ये रीजन जो था वो बहुत ही यानी यहाँ पर बहुत काफी ज्यादा पानी था और अब ये डेजर्ट में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो क्लाइमेट भी काफी ज्यादा चेंज होने की वजह से यानी उस रीजन पे काफी बारिश होती थी ऐसा माना जाता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वहां पर 25 सेंटीमीटर वाटर यानी पर डे भी नहीं होता है। पूरे साल का इतना 25 सेंटीमीटर कुछ वाटर जो थार डेजर्ट में गिरता है। तो ये एक क्या है, क्लाइमेटिक शिफ्ट है। सो सम थ्योरी सजेस्ट ड्राइंग अप ऑफ एंशिएंट सरस्वती रिवर, यानी ऐसा माना जाता है कि जो पुरानी सरस्वती रिवर थी जो रिंग वैदिक के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिवर थी, उसके सूखने की वजह से यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो गया है पोटेंशियली, जो कि बिटवीन 4000 एंड 10,000 ईयर अगो की बात है कि ये जो रिवर है सूख गई थी। और मोर रिसेंटली 1500 BC रिसेंटली अराउंड ऐसा माना जाता है कि सरस्वती रिवर के सूख जाने की वजह से वहां पर डेजर्टिफिकेशन था, यानी उससे पहले वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी और वहां का जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेटिक शिफ्ट्स हुए तो ये फॉर्मेशन जो है एक डेजर्ट के रूप में होने लगा। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि वहां पर उस समय में एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग point to human settlement dating back to the Indus Valley civilization, indicating a gradual transition from more fertile land to the arid environment see today। यानी देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इसी रीजन के अंदर स्टैब्लिश थी, यही फ्लराइज्ड हुई थी। हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इसी रीजन के अंदर पूरी तरह से एक्सटेंडेड थी, पूरी तरह से फ्लराइज हुई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी इसी वजह से हुआ था कि ये रीजन जो है जो एक फर्टाइल लैंड था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, एराइड एनवायरनमेंट के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वहां के जो लोग हैं वो उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर लिया था। तो एक हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिक चेंज है या फिर जो फर्टाइल लैंड है एराइड एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से आज हम देखते हैं कि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं दिखती है। अब हम यहाँ के ट्रेड रूट्स के बारे में बात करते हैं। द थार डेजर्ट सर्व विटल ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया and Middle East, contributing to the economic prosperity of cities like Jaisalmer during medieval time। यानी अगर हम ट्रेड रूट्स की बात करते हैं तो जो हमारा थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो ये बहुत ही विटल है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट करता है काफी कंट्रीज के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ, देन आफ्टर उसके जो हमारा अफगानिस्तान है वहां से जो बाउंड्री है वो तो कनेक्ट होती है, यानी कहीं ना कहीं जुड़ी रही है। लेकिन मिडल ईस्ट जो है या फिर सेंट्रल एशिया जो है वहां की जितनी भी कंट्रीज है जो कि इंडिया के साथ उनके बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। या फिर जैसलमेर या फिर वहाँ के जो रीजन है जो कि बहुत ही कम डेवलप्ड है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता होगा, कब, मिडाइवल टाइम के अंदर। और आज भी अगर हम देखें तो एक बॉर्डर का काम करता है थार डेजर्ट और पाकिस्तान और दोनों के बीच में, क्योंकि ये सिचुएटेड है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो लगभग थार डेजर्ट से क्या होती है, जुड़ती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स की अब बात करते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स थे। तो देखो हिस्टोरिकल बैटल जैसे राजपूताना वॉर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हुए हैं एंड अनफोल्डेड विद इन द सेंस, यानी हमने जैसे महाराणा प्रताप का अगर आपने हल्दी घाटी युद्ध देखा है और ऐसे कई राजपूताना जो युद्ध है वो इस जगह पे हुए हैं, क्योंकि राजपूत जो थे वो इसी रीजन के अंदर रहते थे, राजस्थान, और राजपूत के नाम से ही राजस्थान भी नाम रखा गया है। तो आपको ये पता होगा कि राजस्थान के अंदर चौहान, सिसोदिया, ये जितने भी राजपूताना थे, राजपूत थे, वो यहीं पे थे जो राजा महाराजा थे। आज भी हम देखते हैं
जो राजस्थान है वो पूरी तरह से एक हिस्टोरिकल सिटीज जैसे जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, वहाँ के जो पैलेसेस हैं यानी जितने भी किले हैं उनके लिए बहुत ही फेमस है। और जो टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट, वो यहाँ के जितने भी किले हैं, प्लेसेस हैं, पैलेसेस हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। नोटेबल हिस्टोरिकल साइट यानी साइट्स यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल साइट है वो है जैसलमेर, यानी जो कि 12th सेंचुरी के अंदर फाउंड हुआ था। इट्स अ फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी जैसलमेर के जितने भी फोर्ट्स हैं या किले हैं, पैलेसेस हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर क्या है, लिखे हुए हैं। अ स्टेटमेंट टू इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑन अ सिल्क रूट, और सिल्क रूट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। और एक और रीजन है उलधारा, एन एबेंडेंट विलेज नियर जैसलमेर, यानी जैसलमेर के पास एक खाली विलेज है जो कि एक मिस्ट्री के अंदर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी क्लाइमेट और इकोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेट तो हमें पता ही है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट विद एक्सट्रीम कंडीशन। सब ट्रॉपिकल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, देखिए कैसे होता है। ये हमारा है अर्थ, ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। ये है हमारा 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब हमारे इंडिया जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इंडिया का जो अपर पार्ट है ये तो हमारा कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है जो इक्वेटर के पास है, और इक्वेटोरियल रीजन हो जाता है, ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल रीजन होता है, और ये जो है वो हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन। और ये इसके ऊपर फिर से एक 66 डिग्री का जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, जैसे अगर हम बात करें, ये इंडिया छोटा सा यहाँ पर बना है ना, इस तरीके से बना है। तो इंडिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री एंड हाफ जो है वो निकलती है। तो इसका जो अपर पार्ट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, सब ट्रॉपिकल पार्ट हो जाता है ना, सब ट्रॉपिकल। और जो नीचे यानी ये जो सदर्न पार्ट हो जाता है वो कौन सा होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन के अंदर आता है, या फिर हम इसे ट्रॉपिकल रीजन या फिर क्लाइमेट भी कहते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल हो गया और ये ट्रॉपिकल हो गया, तो इसे ट्रॉपिकल भी बोलते हैं और इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं, राइट। तो हमारा जो नदर्न पार्ट है वो किस में आ जाता है, सब ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर या फिर जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, वो पूरा कौन से क्लाइमेट के अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, और इसी वजह से इसे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कहा है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन का है। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की, तो ये 15 डिग्री तक एक्सटेंड करता है इन समर के अंदर, जो कि मई और जून वाला पार्ट होता है जिसे हॉटेस्ट मंथ कहा जाता है थार डेजर्ट का। और विंटर के अंदर इसका जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, विथ फ्रॉस्ट बीइंग कॉमन, यानी वहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, यानी विंटर के अंदर भी एक्सट्रीम होगा और किसके अंदर भी एक्सट्रीम होगा, समर के अंदर भी, क्योंकि रेतीला रीजन है इसी वजह से। अब रेनफॉल की अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 25 या के अराउंड होता है, तो वेरी लो यानी बहुत कम होता है, और इरेगुलर होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ पर मानसून आता है तो कंटिन्यूसली है ना हफ्तों भर बारिश होती है, वैसे यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जो रेंज है वो अबाउट 100 mm यानी 4 इंच से लगाकर वेस्ट के अंदर 15 mm यानी ईस्ट के अंदर, यानी अगर एक्सट्रीम वेस्ट के अंदर आप देखते हो तो 50 mm या फिर 20 इंच जो वाटर है, सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, और ईस्ट के अंदर कुछ इतना ही वाटर जो है रेनफॉल जो वो होती है। एंड मोस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी जुलाई से सितंबर में लगभग बारिश जो है वो होती है। विंड्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉमन, जैसे हमने कहा कि जो सैंड ड्यून्स है वो शिफ्ट होते रहते हैं और काफी ज्यादा विंड इरोशन यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से मशरूम रॉक जो है, अगर आपको पता हो मशरूम रॉक क्या होती है, मशरूम रॉक जो है विंड इरोजन की वजह से क्रिएट होती है, यानी बड़ी बड़ी जो पत्थर होते हैं कंटिन्यूसली वो विंड से टकराती, विंड जो है वो उन पत्थरों से टकराता है और उस विंड के अंदर बारीक रेत होती है जो बहुत ही हल्की रेत होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, तो कंटिन्यूसली उन पत्थरों पे वो इरोजन होता रहता है, जिसकी वजह से जो लोअर पार्ट होता है किसी भी रॉक का वो बिल्कुल घिस जाता है, यानी एक डंडी की तरह, और जो ऊपर का जो रहता है अपर पार्ट जो रहता है
वो बिल्कुल एक मशरूम की तरह, एक छाती की तरह, एक छतरी की तरह बन जाता है। इसके बाद वेजिटेशन की बात करें, स्पार्स एडेप्टेड टू द कन्वर्स वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं रहता है, विद स्टैंड एक्सट्रीम हीट होती है। तो कॉमन प्लांट्स होते हैं जैसे कि जो थ्रॉनी बुशेस होते हैं, यानी जो कांटेदार होते हैं ना, स्मॉल ट्रीज लाइक जैसे बबूल का पेड़ होता है, और खेजड़ी जो है सबसे ज्यादा वहां पर हमें देखने को मिलती है। ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट जैसे कि कैक्टिक और डेट पाम, यानी जो खजूर होता है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो कैक्टिक का जो पौधा होता है, जो कांटेदार होता है, आपने अगर देखा हो तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो कांटेदार रहते हैं वो ज्यादातर जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर मिलते हैं। ग्रासेस जैसे कि चेंचरस, बाइफ्लोरस ग्रासेस वहां पर होती है छोटी छोटी। और ये एक और है जो है कैलिग्नोम पॉलीजोनाइड्स, एक तरह का ट्री या फिर प्लांट होता है वहां पर। वाइल्ड लाइफ, डिस्पाइट हार्श कंडीशन द थार डेजर्ट सपोर्ट अ डाइवर्स एरिया ऑफ एनिमल स्पीसीज, मेनी एडेप्टेड द अराइड एनवायरमेंट, यानी वहां पर जैसे कि ऊंट सबसे ज्यादा होते हैं, कैमल्स, है ना, ये तो पता ही है। मैमल्स की अगर बात करें, इंडियन गैजल यानी चिंकारा है, ब्लैक बक है, डेजर्ट फोक है, इंडियन लेपर्ड, तो बहुत ज्यादा रेयर लेकिन होते हैं। बर्ड्स की बात करें, अ हेवन फॉर 141 स्पीसीज माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट डेजर्ट बर्ड, यानी 141 जो स्पीसीज होती है बर्ड्स की, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ग्राउस, डक, ग्रीस, हैरीज, फैल्कॉन्स, बजार्ड, कैस्ट्रियल, वॉल्चर्स, ईगल्स एंड एंजेटेड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स जो है वो भी वहां पर मिलते हैं। द इंडियन पी फॉल, यानी नेशनल बर्ड जो है हमारा इंडिया, यानी पी फॉल क्या होता है, पीकॉक, जो नेशनल बर्ड है इंडिया का, वो यहाँ पर पाया जाता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो स्नेक्स और लिजार्ड काफी होते हैं, बाकी तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लाइफ स्टॉक्स की बात करें तो कैमल जो है आर क्रुशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, एज आई सेड सबसे ज्यादा कोई लाइफ स्टॉक है जिसे डोमेस्टिकेट किया जाता है तो वो कैमल है। इसके बाद थर पकर कैटल, ऑल्सो नॉन एज मिल्क प्रोडक्शन एंड कनक्रेज कैटल जो है आर ड्यूअल पर्पस, यानी मिल्क और बर्डन दोनों उठाने के लिए होता है। शीप आर ब्रेड फॉर द वूल, यानी ब्रीड फॉर द वूल, यानी जो उसका वूल होता है ना, जो उसकी स्किन होती है ऊपर रुईदार, उसके लिए उसे पाला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, यानी थार डेजर्ट के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती है, यानी सबसिस्टेंट फार्मिंग, मैनी इनहेबिटेड engage in the subsistence farming, growing crops, raising animal for their own consumption and god are important for the milk and meat, दोनों के लिए ज्यादा यूज होता है। इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग भी होती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनल हैज इनेबल लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप लाइक व्हीट एंड कॉटन पाया जाता है, क्योंकि जो वो रीजन इंदिरा गांधी कैनल के आसपास होगा वो वाला। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ऑक्यूपेशन के लिए एक तो ज्यादा होता है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया, कैटल्स होती है जैसे शीप, गॉट और कैमल्स, जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर हम कह सकते हैं उनके काफी ज्यादा ऑक्यूपेशन के रिलेटेड होता है, तभी वो उसको डोमेस्टिकेट करते हैं। मिनरल्स की बात करें, द थार डेजर्ट इज रिच इन मिनरल्स, क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना इमर्ज रीजन है, यानी अगर इसके जियोलॉजिकल एज की बात करें तो ये काफी मिलियंस पुराना है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो मिनरल्स यहाँ पर जैसे लाइमस्टोन हो गया जो कि स्टील के लिए, और मार्बल जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस होते हैं। इसके बाद फॉस्फोरेट यानी जो फर्टिलाइजर केमिकल होता है वो, फेल्सपार, जिप्सम और कैलिन जो है यानी वाइटनर इन पेपर जो रहता है वो ज्यादा यहाँ पर मिलता है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते तो एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा विंड होगा, हमें पता ही है क्योंकि विंड के लिए ज्यादा फेमस है। जैसलमेर विंड पार्क इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड फार्म, बेनिफिट फॉर द स्ट्रॉन्ग रिएबल विंड एंड ओपन स्पेसेस, यानी क्योंकि बहुत ही खुला रीजन है, वहां पर पहाड़ वगैरह नहीं होता है, तो जो विंड है वो बहुत इजीली मूव करती है और बहुत तेज मूव करती है, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होते, पहाड़ या फिर घर मकान वगैरह ज्यादा नहीं होते, इसकी वजह से वो बहुत तेज हवा चलती है। तो विंड का एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद सोलर एनर्जी की बात करें तो बदला सोलर पार्क जो है इज अ मैसिव सोलर पावर फैसिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप होती है, सीधी धूप जो है वो रेत पे गिरती है और गर्माहट भी बहुत होती है, तो यहाँ पर इमेंस पोटेंशियल होता है सोलर एनर्जी डेवलपमेंट का। फिजिल्स फ्यूल्स की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स की, तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस यहाँ पर ज्यादातर फाउंड होती है। टूरिज्म की बात करें तो इंडस्ट्री और अट्रैक्टिव विजिटर्स होते हैं, डेजर्ट सफारीज के लिए आते हैं, कैमल्स के लिए। इको टूरिज्म यानी जो बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए। कल्चरल फेस्टिवल लाइक जैसे कि जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के लिए यहाँ पर ज्यादातर
आते हैं। इसके बाद कल्चर और सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करें, 23 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। हम सोचते हैं कि थार डेजर्ट जो है एक बहुत ही ऐसा रीजन है जहाँ पर नहीं लोग रहते हैं, लेकिन ये डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है जहाँ पर विद इन 23 मिलियन पीपल जो है यहाँ पर रहते हैं। सर अब हम बात करते हैं डाइवर्स कम्युनिटीज इनहेबिटेड बाय द वेरियस एथिक सोशल ग्रुप्स, यहाँ पे जैसे राजपूत, जाट्स, भील्स, बिश्नोइस, बंजारास और रबारीज जो है वो यहाँ पर रहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि सिंधी जो साउथ वेस्ट के अंदर बोली जाती है, लंडा जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर बोली जाती है, राजस्थानी लैंग्वेज जो कि मारवाड़ी सेंट्रल के अंदर और ईस्टर्न पार्ट के अंदर मारवाड़ी ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात करें तो मैनी कम्युनिटीज लिव सिंपल लाइफ्स डीपली कनेक्टेड विद देयर ट्रेडिशन, यानी वहाँ का जो ट्रेडिशन होता है उसी से रहते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स रहते हैं तो उनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है, ट्रेडिशन होता है। फोक कल्चर की बात करें, हार्डनेस एंड हिस्ट्री ऑफ डेजर्ट हैव शेप्ड अ रिच राजस्थानी फोक कल्चर, यानी काफ़ी समय से लोग यहाँ पर रहते आ रहे तो उनका एक अलग फोक कल्चर है, उनका एक अलग, जैसे अगर आपने एक गाना सुना होगा कि आओ पधारो सा वाला, अगर आपने सुना होगा, वो जो है एक राजस्थानी फोक कल्चर है जिसमें अलग तरह का म्यूजिक होता है। गिटार जो रहता है वो ओल्ड जो गिटार होते हैं ना, तार वाला जो रहता है वो बजाया जाता है, तो उस तरीका का होता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ जो रहती है वो तेज रहती है। अगर आपने राजस्थानी फोक कल्चर या फिर फोक सॉन्ग सुना हो तो आपको पता होगा। म्यूजिक की अगर बात करें तो वहाँ पर विब्रेंट फोक म्यूजिक एंड डांस लाइक घूमर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कठपुतली जो कि पपेट डांस होता है वो है ना, कच्ची घोड़ी यानी डमी हॉर्स डांस, भवाई डांस, पोर्ट्स ऑन हैंड यानी सर के ऊपर घड़े लेकर जो होता है वो, कालबेलिया यानी स्नेक चार्मिंग डांस। इसके बाद घेर यानी मैन एंड वुमेन वुडन स्टिक से जो खेलते हैं। फिर चक्री और चारी जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लेदर से जो है कैमल इंक्लूडिंग कैमल लेदर जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं। टेक्सटाइल, पोट्रीज एंड ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। मेनी विलेजेस स्टिल रिलाई ऑन द हैंडीक्राफ्ट एज एन इकोनॉमिक मेन से, यानी सबसे ज़्यादा लोग हैंडीक्राफ्ट्स पे यहाँ पर क्या करते हैं, रिले यानी डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर की बात करें तो कैरेक्टराइज्ड बाय द इंट्रिकेटली कार्व्ड हवेलीज यानी मैंशंस, बड़ी बड़ी यहाँ पर हवेलीज होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली राजा महाराजों का ये रीजन रहा है, इतने राजा यहाँ पे रहते तो हवेलीज ज्यादा प्रोमिनेंट है। फोर्टिफाइड पोर्ट्स एंड क्वाइट मड हाउस अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी जो मिट्टी होती है वो ठंडक रखती है तो मिट्टी के घर भी होते हैं। फेस्टिवल्स की बात करें तो वाइब्रेंट फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन थ्रू आउट द ईयर शोकेस द रीजनल कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि पुष्कर कैमल फेयर है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये सारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। और रीसाइलेंस एंड इंक्यूनिटी यानी द पीपल ऑफ थार डेजर्ट हैव डेवलप्ड रिमार्केबल रीसाइलेंस एंड इंटीग्रिटी टू कोप विद द वाटर स्कैरिटी एंड एक्सट्रीम कंडीशन। इतनी ज़्यादा स्कैरिसिटी होने की वजह से यानी पानी की कमी के होने की वजह से और एक्सट्रीम कंडीशन होने के बाद भी यहाँ के लोग अपने कल्चर, अपने हिस्टोरिकल और अपने फेस्टिवल को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, एक रिमार्केबल डेवलपमेंट देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ों की कमी होने के बाद भी ये कंटिन्यूसली वहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ पर एक ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड है जिसे तोबास कहा जाता है, नेचुरल पोर्ट्स, और जोहड़ ह्यूमन मेड पोर्ट्स होते हैं, जोहड़ बनाए जाते हैं जिसपे सीढ़ियाँ होती है, तो जोहड़ जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। तोबास एक नेचुरल पोंड यानी जो हम कह सकते हैं ना कुआं जिसे बोलते हैं, पॉन्ड का मतलब कुआं होता है, और जोहड़ जो रहता है ना वो ह्यूमन से बनाया जाता है जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है और बीच में वाटर का कंजर्वेशन होता है, बारिश का पानी उसमें कंजर्व होता है और चारों तरफ सीढ़ियाँ यानी जो भी लेडीज हैं वो आराम से वहाँ पर पानी, कपड़े वगैरह सब धो सकती हैं और पानी ले जा सकती है, सीढ़ियाँ बनी होती है चारों तरफ। तो ये आज हमने पूरा डिटेल से थार डेजर्ट के बारे में समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डीपली एंड मेरी तरफ से आपका ये 100% था डिटेल, इंटरेस्टिंग और एनालिसिस, जो हमारा चैनल का नाम है कि डिटेल और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको करवाया जाएगा किसी भी टॉपिक का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।